Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer Kauri. स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और हमने बात की कि बायोलॉजी में 3 बड़ी ब्रांचेस थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। आज की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 3 जो ब्रांचेस हमने बनाई, बट जैसे ही हमारी बायोलॉजी में रिसर्च आगे बढ़ी तो ये 3 ब्रांचेस काफ़ी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बायोलॉजी में नई नई ब्रांचेस बनती गई। तो आज की तारीख में बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से चंद ब्रांचेस को हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हर ब्रांच में हमें क्या पढ़ना होता है। तो हमारे पास जो आज पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाहर से वो कैसा बना हुआ है, बाहर उसकी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम जानदारों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यानी कि एक जानदार के बाहर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नली उसकी जो अपीयरेंस आ रही है उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मिसाल के तौर पे ये जो बी मौजूद है, अगर हमें इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो इसका मतलब है हमें इस बी को, इस मक्खी को बाहर से ही स्टडी करना होगा, बाहर से ही देखना होगा कि इसकी बॉडी में कितने हिस्से हुए हैं, इसकी बॉडी में कलर क्या है, इसकी बॉडी में पैर कितने हैं, विंग्स कितने हैं, इसके एंटीना क्या है, आई आंखें इसमें कितनी मौजूद है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमारे पास है बायोलॉजी में एक ब्रांच जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, इसका नाम है एनाटॉमी। जिस तरह मॉर्फोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, बाहर से वो कैसा बना हुआ है, ये पढ़ा जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, यानी कि अंदर से वो कैसा बना हुआ है। अब जाहिर बात है, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो आपने उसको कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटने के बाद उसकी बॉडी को इंटरनली उसकी बॉडी को अगर हम स्टडी करें कि उसकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है, कहाँ ऑर्गन्स की लोकेशन क्या है, कौन सा ऑर्गन किस जगह पर पाया जा रहा है, इसको कहते हैं आप एनाटॉमी। जैसे डायग्राम में आप देखें, एक फ्रॉग है, हमने उसको कट किया हुआ है और कट करके हमने उसके इंटरनल ऑर्गन्स वाजे किए हुए हैं। अब अगर आप इस फ्रॉग को स्टडी करेंगे तो ये आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो ये एनाटॉमी हो जाती है। तो पहली जो ब्रांच थी मॉर्फोलॉजी, उसमें आप ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और ये जो दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी, इसमें आप ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को, यानी उसकी अंदरूनी बनावट को स्टडी करते हैं। तीसरी ब्रांच है, इसका नाम है फिजियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर हम बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हमारे पास ऑर्गन्स कहा जाता है बायोलॉजी में इसको, तो हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन को, यानी उनके काम को पढ़ा जाता है कि हमारी बॉडी ऑर्गन जो है ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते। अगर आपने बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो वो पीछे 2 ब्रांच गई है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, उसमें स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे आप। इस ब्रांच में हम ऑर्गन्स के सिर्फ काम को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो डायग्राम आपके पास है, ये ह्यूमन हार्ट है, इंसानी दिल। इस इंसानी दिल का क्या काम है और वो काम ये कैसे करता है, इन 2 चीज़ों को अगर हम पढ़े ना, इस दिल का काम क्या है और ये काम कैसे कर रहा है, ये कहलाती है फिजियोलॉजी। अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, दिल के बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो वह मॉर्फोलॉजी हो जाएगी, दिल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो वो एनाटॉमी हो जाएगी। ठीक है। सो अगर हम बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी फिजियोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद
जो चौथी ब्रांच है सेल बायोलॉजी, इसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है और साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स, यानी इस ब्रांच में आप सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और सेल में मौजूद जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब ये सेल और सेल ऑर्गेनल क्या हो जाते हैं जी, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वैसे पूरा एक चैप्टर इस पर मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू, वहां हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए जिस तरह आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है बजाय बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन देखा जाए सोचा जाए तो बिल्डिंग छोटी 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 ईंटों से मिलकर बनाई हुई होती है। बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों को मिला के कंबाइन करके आपने बिल्डिंग बनाई हुई होती है। यही हाल कपड़ों का होता है। बज़ाहिर बहुत बड़ा कपड़ा है आपके पास, लग रहा होगा वो एक कपड़ा है, लेकिन अगर आप और से देखें तो बहुत सारे लंबे लंबे धागों से मिलकर वो कपड़ा बनाया होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जानदारों का भी मामला है। ये जो हम होते हैं जानदार जो होते हैं, ये भी छोटे 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 सेल से मिलके बने होते हैं। अगर हम बिल्डिंग है तो सेल हमारी ईंट है, अगर हम कपड़ा है तो सेल हमारा धागा है। आपकी स्क्रीन में जो नजर आ रहा है ये सेल्स। हमारी बॉडी का एक एक पार्ट इन सेल से मिलके बना है। बहुत सारे सेल से मिल गया हमारा दिल बना, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर हमारी आंखें बना देती हैं, बहुत सारे सेल से कंबाइन होकर हमारी हड्डियां बन गई, खाल हमारी सेल से बनी हुई है, गोश्त हमारा सेल से बना हुआ है, खून हमारा सेल से बना हुआ है। हमारे जिस्म का एक एक पार्ट ऐसे छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ होता है। ये होता है सेल्स। और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये जो सेल्स होते हैं, जो इस वक्त आपको स्क्रीन में बॉल की तरह नजर आ रहे होंगे, अंदर से खाली नहीं है ये, इनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे होता है ना हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी के अंदर जाए तो हमारी बॉडी में आपको अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स मिलेंगे, दिल है, लंग्स हैं, किडनीज है, स्टमक है। इसी तरीके से ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर भी छोटे छोटे से पार्ट्स पाए जाते हैं, और उन पार्ट्स को जो सेल के अंदर होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अभी इसकी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर 4 की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो इन सेल्स में इंटरेस्टेड है, सेल्स को स्टडी करना है, सेल्स ऑर्गेनल्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए बनाई गई सेल बायोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है हिस्टोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी क्या होता है? मैंने अभी आपको पिछली ब्रांच में बताया कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जी, और ये सेल्स कंबाइन होकर हमारी बॉडी बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनते जाते हैं। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं, पहले ये सेल्स, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ये कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। पहले बहुत सारे जो एक जैसे सेल होंगे ना, बहुत सारे सिमिलर सेल्स जो होंगे, ये पहले आपस में ग्रुप बनाएंगे, जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और ये टिश्यूज बनते हैं। और फिर वो टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पहले आप ईंटों को मिला के कमरा बनाते हैं, और फिर कमरों को मिला के आप घर बनाते हैं। डायरेक्ट ईंट से घर नहीं बन रहा, ईंटों को मिलाया, पहले आपने कमरे बनाए, फिर बहुत सारे कमरे मिलाए तो पूरा एक घर तैयार हो जाता है। तो ईंट सेल हो गई, कमरा टिश्यू हो गया, और पूरा जो घर है वो ऑर्गन हो गया। तो इसी तरह हमारी बॉडी में सेल्स पहले कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो हमारी बॉडी के ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, आंखें, जबान, नाक, कान, हड्डी, गोश्त, इस तरह के पार्ट्स। तो इन टिश्यूज को अगर हमें स्टडी करना होता है, विच आर द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, टिश्यूज को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास बायोलॉजी में ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। सो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। एंड व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसको भी जो हम चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यू, उसमें हम पहले सेल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इन टिश्यूज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ब्रांचेस पर, साइटोलॉजी पे, हिस्टोलॉजी पे, आपको आगे एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे
कि टिश्यूज जो है वो कितने किस्म के होते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है एक बहुत ही बड़ी और बड़ी मजेदार ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उनकी नेमिंग करते हैं। 3 काम करने होते हैं हमें, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। इन तीनों कामों के लिए आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करनी है, क्लासिफिकेशन आपको करनी है या नाम रखना है ऑर्गेनिज्म का, इसके लिए आपके पास एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और ये जो नेमिंग है क्यों हो रही है, क्या माजरा है ये। देखें, मिसाल के एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं इसको। मिसाल के तौर पे एक लाइब्रेरी में आप जाएं और लाइब्रेरी में आप जानते हैं जी कि लाइब्रेरी में कई टॉपिक्स पर हज़ारों बुक्स होती हैं। बायोलॉजी पे भी बुक्स हैं, केमिस्ट्री पे भी बुक्स हैं, फिजिक्स के हवाले से भी कुछ बुक्स मौजूद हैं, नॉवेल्स भी हैं इंग्लिश के और उर्दू के नॉवेल्स भी मौजूद हैं। तो एक लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स मौजूद होती हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे और हम वहाँ सपोज करें आपको बायोलॉजी की कोई बुक चाहिए स्टडी करने के लिए, अब जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ आप देखते हैं जी कि बुक्स जो हैं वो रैंडम पड़ी हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं, नहीं समझ में आ रहा बायोलॉजी की बुक कहाँ है, फिजिक्स की बुक्स कहाँ है, केमिस्ट्री की बुक्स कहाँ है, तो अब आपको परेशानी होगी। सो अब यहाँ जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी आसानी के लिए क्या करते हैं, जितनी एक जैसी बुक होती है उनको एक तरफ अलहदा करके एक जगह पे रख देते हैं। यानी कि सारी जो बायोलॉजी की बुक्स होंगी उन्हें सेपरेट किया जाएगा और एक खाने में रख दिया जाएगा। केमिस्ट्री के बुक्स को अलग करके एक अलग जगह रख दिया जाएगा, फिजिक्स की बुक को अलग, इंग्लिश के नॉवेल्स को एक अलग जगह रख दिया जाएगा, उर्दू के नॉवेल्स को एक अलग जगह रख दिया जाएगा। ये कहलाती है क्लासिफिकेशन। चीज़ों को जो आपस में सिमिलर चीज़ें होती हैं ना, उन्हें एक तरफ अरेंज करते हैं। और यकीन माने क्लासिफिकेशन हम बहुत सी जगहों पे कर रहे हैं। हम बहुत सी जगहों पे ना अपनी आसानी के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। आप किचन में जाएं तो देखें, किचन के अंदर कई किस्म की कटलरीज होती हैं, प्लेट होती हैं, छोटी बड़ी, चमचे। हमने वहाँ क्लासिफिकेशन की होती है। सारी प्लेट्स को एक जगह रखा हुआ होता है, सारे चमचों को एक जगह रखा हुआ होता है, सारे ग्लास एक जगह होते हैं। आप अलमारी खोलें तो वहाँ आपने क्लासिफिकेशन की है जी, सारे जो जूते हैं वो एक तरफ होते हैं, शर्ट एक तरफ होती हैं, पैंट्स एक तरफ होती हैं, कोट एक तरफ होते हैं। आपकी जो बुक्स होती हैं, आपके जो बैग होता है उसमें भी क्लासिफिकेशन हुई। आपने सारे जो ज्योमेट्री होती है, पेन, पेंसिल, स्केल, वो आपने एक अलग पाउच में रखा हुआ होता है। किताबें आपने एक पाउच में रखी हुई होती हैं, कॉपीज आपने एक पाउच में रखी हुई होती है। ये है क्लासिफिकेशन। जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको अलहदा करके ना उनके ग्रुप बना दें। अच्छा, बायोलॉजी में ये क्या है, बायोलॉजी में भी हमने क्लासिफिकेशन की है। जैसे जैसे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे आगे, और चैप्टर 3 है पूरा एक बाकायदा टैक्सोनॉमी पर, वहाँ हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास दुनिया में कई किस्म का ऑर्गेनिज्म है, 15-20 लाख किस्म का ऑर्गेनिज्म है। अब हमने भी ये देखा बायोलॉजिस्ट ने कि जी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं। जैसे अगर आप चीता, शेर, बिल्ली इनको देखें ज़रा काफ़ी सिमिलर लगेंगे। डॉग को और अगर आप वुल्फ को देखें वो काफ़ी सिमिलर लगता है। बंदर, इंसान की बात करें, दे आर क्वाइट सिमिलर। बहुत सारे जो जितने भी परिंदे हैं कलर अलग होगा बट फिर भी दे आर सीम्स टू बी सिमिलर। तो हमने देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज है। तो हमने यहाँ बायोलॉजी में भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाए हुए हैं। हमने भी बायोलॉजी में यही किया हुआ है कि जितने सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक जगह इकट्ठा करा, एक ग्रुप बना दिया, नाम रख दिया उस ग्रुप का। फिर इसी तरह जो पानी वाले हैं उनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया। ये ग्रुपिंग जो हमने ऑर्गेनिजम्स की है, और किसकी बेसिस पे होती है, सिमिलैरिटीज लिखा हुआ है ना, देखें, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, इसको कहते हैं आप क्लासिफिकेशन। फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो, अगर चले आपने क्लासिफिकेशन कर दी, ग्रुप बना दिए, अब नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ आपके पास, तो अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब होगा उसका ग्रुप पहचाने कौन सा है। आपने कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया तो अब आपके बायोलॉजी में जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अब आपने आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इसका ग्रुप पता करना है कि ये किस ग्रुप में आएगा, ये कहलाती है आइडेंटिफिकेशन। और फिर आखिर में ऑर्गेनिज्म का हम बायोलॉजिकल नेम रखते हैं। तो उसके अपने नॉर्मल इंग्लिश के नाम, उर्दू के नाम तो होते ही हैं, बट एक बायोलॉजी का नेम भी रखा जाता है। जैसे फ्रॉग, इंग्लिश में आप फ्रॉग कहते हैं,
उर्दू में आप मेंढक कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हमने इसका एक अलग नाम रखा है, राना टिग्रीना। ये कहलाती है नेमिंग। ये तीनों बड़े काम टेक्सोनोमी में किए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म को हम लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कौन सा ग्रुप है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुपों में हमने बांटा हुआ है, ये क्लासिफिकेशन होती है। और फिर ऑर्गेनिज्म के हम बायोलॉजिकल नेम अडॉप्ट करते हैं, ये कहलाती है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन तीनों कामों के लिए हमारे पास बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। आगे बढ़ते हैं जी, अगली ब्रांच हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसको हम एक और नाम देते हैं इकोलॉजी का। ये क्या है जी, इसमें आप, इस ब्रांच में आप जानदार और उसका जो एनवायरमेंट होता है, जानदार और उसका एनवायरमेंट, इनके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन में जो है वो है मछलियां, और इसका एनवायरमेंट क्या है जी, इर्द गिर्द का पानी। एनवायरमेंट का मतलब आपके इर्द गिर्द का माहौल। सो अब इस मछली को देखें तो मछली के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, पानी मौजूद है, और उस पानी में मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी हैं, दूसरे किस्म की मछलियां भी हैं, छोटी भी होंगी बड़ी भी होंगी। तो अब ये जो मछली है इसका अपने एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप है। इसके एनवायरनमेंट में फूड है, इसके एनवायरनमेंट में पानी है, गैसेस मौजूद हैं, ये गैसेस लेगा देगा, कोई ख़तरनाक ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है, कोई अच्छा ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है। ये हमारे साथ भी होता है। तो ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ ना ताल्लुक होता है। अगर आप एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट को छीन ऑर्गेनिज्म पे फर्क पड़ता है। देखिए हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हवा। हमारे इर्द गिर्द की जो हवा है वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर आप मुझे उठा के पानी में डाल दें तो आपने मेरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, मैं सर्वाइव नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। मेरा एनवायरनमेंट चेंज किया, मुझ पर फर्क पड़ गया। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया मछली का एनवायरनमेंट क्या है, पानी। इसी मछली को बाहर निकाल के ज़मीन पर रखें, मर जाएगी ये, क्योंकि आपने इसका एनवायरनमेंट तब्दील कर दिया, और एनवायरनमेंट के तब्दील होने से इस पर फर्क पड़ गया। सो इसका मतलब है जानदारों का अपने एनवायरनमेंट से ताल्लुक होता है। सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम जानदारों का जो उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। देखिए जानदार कैसे पैदा होता है जी, यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जानदार कैसे पैदा होता है जी, एक जाइगोट बनता है, मेल फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक जाइगोट बनता है। स्क्रीन में जो आपको पहला नजर आ रहा है ना, ये है जी जाइगोट। अब ये जाइगोट जो कि एक सिंपल सा सेल होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होके एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंजेस आती हैं और वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट के अंदर होने वाली ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो चेंजेस आ रही हैं, जिससे वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यानी ये जो जाइगोट की ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना, ये बीच के तमाम जो फेसिस आ रहे हैं जाइगोट से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, ऑर्गेनिज्म बनने तक, ये जो बीच में जितनी भी स्टेजेस आ रही हैं, इनको स्टडी करना डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। ये भी एक बड़ी मजेदार ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। आप जानते हैं जी दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं अब जिंदा नहीं है। एक ज़माने में थे, आपके पास इस दुनिया में मौजूद थे, घूमते थे, राज करते थे इस दुनिया में, बट दे आर नाउ एक्सटिंक्ट। अब वो ख़त्म हो चुके हैं जी, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। बस अब आपको वो ज़मीन के अंदर फॉसिल्स की सूरत में मिलते हैं। ज़मीन खोदते हैं, पत्थरों को खोदते हैं, तो उनकी हड्डियाँ, फॉसिल्स मतलब उनके बकाया जात हड्डियों वगैरह के कुछ छोटे मोटे टुकड़े मिल जाते हैं, इनको हम कहते हैं फॉसिल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि बहुत पहले इस दुनिया में आबाद थे, बट अब उनका कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद नहीं है, और उनको अब जाहिर है अगर उनका जिंदा ऑर्गेनिज्म नहीं है तो अब हम उनको कैसे स्टडी करेंगे? रॉक से जो उनके फॉसिल्स हासिल हो रहे हैं ना, उनकी मदद से। जैसे डायनासोर एक बड़ी कॉमन सी मिसाल है, आप जानते हैं
डायनासोर नाम के एक ऑर्गेनिज्म यहाँ इस दुनिया में आबाद थे, बट अब ये खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक भी जिंदा डायनासोर इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। सो अब इन डायनासोर्स के बारे में अगर हमें स्टडी करना है, जिंदा तो ये है नहीं, सो अब हम उनको कैसे स्टडी करेंगे? इनके जो फॉसिल्स हमें जमीन से मिलते हैं, उन फॉसिल्स की मदद से हम इनको स्टडी कर लेते हैं। तो फॉसिल्स की मदद से ऐसे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को, फॉसिल्स की मदद से अगर आपने एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, उसके लिए है जी ये ब्रांच पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी जेनेटिक्स। ये भी एक आप कह लें एक बड़ी ग्रोइंग ब्रांच है, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक है जेनेटिक्स। अब मैंने आपको बताया सेल बायोलॉजी का, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी सेल बायोलॉजी में, मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि हम जो जानदार होते हैं, हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल होते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि हमारा सेल अंदर से खाली नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को जो सेल के अंदर है, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनल में से एक सेल ऑर्गेनल होता है जी ये वाला, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये बड़े पतले पतले धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इस मटेरियल से बने हुए होते हैं, डीएनए। और डीएनए का अगर आप छोटा सा सेगमेंट ले लें, इन सेगमेंट्स को आप कहते हैं जीन्स। दोबारा सुन लें, ये हमारे पास सेल है जी, सेल के अंदर देखें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारे पार्ट है जी। इनके अंदर ये बीच में आपको नजर आ रहा है, ये आ गया जी एक बड़ा सा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जी ये, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स अगर आप बनाए ना, इतने बड़े बड़े सेगमेंट्स आप बनाए, दे आर कॉल्ड जीन्स। इन जीन्स के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है। जीन्स के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन सी ब्रांच है? जेनेटिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है, जीन्स में ऐसी क्या खास बात है कि इनको स्टडी करने के लिए हमने एक अलग ब्रांच बना दी? ठीक है, इसका जवाब है जी ये वर्ड, इनहेरिटेंस। ये जो जीन्स होते हैं ना, आपकी बॉडी के करेक्टर्स, आपकी बॉडी की खूबियां इस जीन्स में स्टोर हुई होती है। जैसे आपकी आंखों का कलर क्या है, आपके बालों का कलर क्या है, आपकी स्किन का कलर क्या है, आपकी आंखों का शेप कैसा है, आपकी जो है वो नाखूनों का शेप कैसा है, ये जो आपकी बॉडी की छोटी छोटी मालूमात होती है ना, ये सब जीन्स की शक्ल में आपके सेल के अंदर मौजूद है। और जब आपसे आपकी औलाद पैदा होती है तो ये जीन्स आपकी औलाद में चले जाते हैं, और इन जीन्स के आपकी औलाद में जाने से वो आपकी शक्ल में, आपकी बॉडी में काफ़ी मिलता जुलता होता है। देखा ना आपने, माँ बाप और औलाद सिमिलैरिटीज़ होती है। इंसान से जब उनकी औलादें पैदा होती हैं तो वो अपने माँ बाप से काफ़ी सिमिलर होती है। वजह यही है कि ये जीन्स जो है माँ बाप से औलादों में गए होते हैं। ये चीज़ पढ़ना ना कि ये जो जीन्स होते हैं ये किस तरह हमारी मालूमात, हमारी इंफॉर्मेशंस को किस तरह हमारी औलादों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं आप इनहेरिटेंस। ये है जी जीन का असल काम। जीन्स ने हमारी मालूमात स्टोर कर ली अपने अंदर, जीन्स हमारी औलादों में जाएंगे और हमारी मालूमात, हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन, हमारे करेक्टर्स हमारी औलादों में चले जाते हैं। तो जीन्स के बारे में और उससे होने वाली इनहेरिटेंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है, उसके लिए जी जेनेटिक्स। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं पहले भी बताया आपको। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें। मिसाल के तौर पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। आज की तारीख में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन नाम का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये इंसुलिन क्या है? डायबिटिक मेलाइटस, यानी जिनको डायबिटीज़ होती है ना, उनको ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर इंसुलिन को। तो हमने क्या किया? जानदार यानी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके अपने लिए एक प्रोडक्ट बना लिया, एक दवाई बना ली। इसी तरीके से
आज आपकी जो डबल रोटी, पापे वगैरह जो होते हैं, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये भी जानदारों का इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया फंगस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दूध से दही बनाई जाती है, वो भी बैक्टीरिया की मदद से होता है। आज जो मुख्तलिफ बाहर मुल्कों में शराबें जो बनती हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी यानी जानदारों का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे होते हैं। तो इस तरह जानदारों को अगर हम इस्तेमाल करके अपने लिए चीज़ें बना रहे होते हैं, ये टेक्निकें, इन टेक्निक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास होती है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद अगली ब्रांच है जी फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब होता है जी ऐसी दवाइयाँ जिनसे आप अपनी बॉडी के फंक्शंस को तब्दील कर सकते हैं। अभी मैं सादा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ जी, बीमारियों का इलाज। ड्रग्स क्या है? वो सब्सटेंसेस जिनसे हम अपने आप को, अपनी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। उन ड्रग्स के बारे में, उन दवाइयों के बारे में पढ़ना है अगर आपको, कि दवाइयाँ क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इन दवाइयों का एक्शंस कैसे होता है, किस तरह ये हमारी बॉडी में जाके काम करती हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं जी। अगर हम कोई दवाई खा लें, हद से ज़्यादा खा लें, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और ये सारा दवाइयों के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो इसके लिए आपके पास कौन सी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। उर्दू में कहते हैं ना हशरात, इंसेक्ट, मच्छर, मक्खी, लाल बेग, वो जो सेंटीपीड, मिलीपीड यानी खन खजूरा, ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, इनके बारे में अगर आपको स्टडी करना है, क्या है, कैसे हैं, कितनी किस्म के हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, इनकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है, कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है, तो इंसेक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास ब्रांच है एंटोमोलॉजी। उसके बाद अगली ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन होते हैं? व्हाट आर पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स? देखिए, ऐसे बहुत सारे जानदार हैं, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो जानदारों से, यानी जानदारों को बीमार करते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाता है और आपको बीमारी हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया नाम का एक बैक्टीरिया है, आपके लंग्स में जाता है और नमूनिया हो जाता है। ये जो भी आप वायरस जो आप पढ़ते हैं, ये भी पैरासाइटिक है। वायरस इंसान की बॉडी में जाता है, बीमार कर देता है। बहुत सारी वायरल डिजीज होती है, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीसल्स हो गया, मम्स हो गई। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरों को बीमार कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। इन पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स को अगर आपने पढ़ना है तो इसके लिए आपके पास होती है पैरासाइटोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। हमने उनको क्या नाम दिया? पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन अल्लाह ने आपकी बॉडी में एक निज़ाम, एक सिस्टम डाला हुआ है। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक सिस्टम दिया है, इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को इन्हीं पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म से बचाता है। वो आपको बीमार करना चाह रहे हैं, ये आपको पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म से ये सिस्टम बचाता है। तो ना, अब यकीन माने, आप जब हम एयर इनहेल करते हैं ना अपनी नाक और अपने मुंह के जरिए, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, तो बहुत सारा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म इस एयर के साथ कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। हम ये जो खाना खा लेते हैं, कोई भी चीज़ उठाई, सेब उठाया, खा लिया बिना धोए, तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चले जाते हैं। बट हम हर बार तो बीमार नहीं होते। क्या हम हर सांस के साथ बीमार हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी में जितना भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आता है, ये उनको मार देता है, आपको प्रोटेक्ट कर लेता है बीमार होने से। और अगर ये सिस्टम कभी कभार हार जाता है तो उस वक्त फिर आप बीमार हो जाते हो। समझ आई बात? पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। ये है जी कुव्वत मदाफियत, उर्दू में कहते हैं इसको कुव्वत मदाफियत। आपको बीमार होने से बचाता है।
ये सिस्टम है तभी आप हर वक्त बीमार नहीं होंगे। ये सिस्टम कभी कभार थोड़ा सा डिले हो जाता है, जब पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो आया वो और ज़्यादा तगड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। फिर बीमार होने के बाद जब आप दोबारा रिकवर होते हैं तो यकीन माने इम्यून सिस्टम ही आपको रिकवर करता है। तो इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हमें पढ़ना होता है तो इसके लिए हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। और आज की आखिरी ब्रांच जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये कुछ केमिस्ट्री को टच करती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर कंबाइन हो जाए ना तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है जी, इस वक्त देखें तीन तीन एटम्स को कंबाइन करके हमने डायग्राम में मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स इस दुनिया में कई किस्म के हैं, लाखों किस्म के। हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब इन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमें ना इन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। तो बस सवाल यही पैदा हो रहा है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया एटम्स को आप कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में बेतहाशा मॉलिक्यूल्स हैं। इन बेतहाशा मॉलिक्यूल्स में से चंद मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में बनाने में काम आते हैं। यानी आपके जिस्म को दुनिया में अगर लाखों मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए आपकी बॉडी। आपके दुनिया में लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी बनानी है, आपको अपने जिस्म में कोई सेल बनाना है, कोई चीज़, तो आपको सारे मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, बस चंद मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। जैसे एक ग्लूकोज चाहिए होता है आपकी बॉडी के अंदर, एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज, एक चाहिए होता है अमाइनो एसिड, एक चाहिए होता है फैटी एसिड, एक चाहिए होता है ग्लाइसिरॉल। इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स बहरहाल आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे जानदार की बॉडी बनी हुई है, जानदार को जो रिक्वायर होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो ये थी जी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। जैसे कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने मेजर ब्रांचेस देखी थी, आज हमने तकरीबन 15-16 के करीब ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखी थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट हम ये 16 पर ही अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।